हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो इट्स ओके। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास, तो कंफर्म कर देंगे उनका ऑडियो वीडियो उनको एक्सेसिबल है। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे सभी वो स्टूडेंट जो लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस लेसन। तो प्रीवियस सेशन में हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दैट हमने डिस्कस किया था। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लें। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हाउ इज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर ट्रीटेड। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ओनर, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। It is considered a liability for the business. It is considered an asset for the business. It has no impact on the business and it is considered as a revenue for the business. तो out of these options कौन सी ऑप्शन आपको लगता है that is a correct one? So according to this concept, जो capital contribute करता है ओनर, उसको हम कंसिडर करते हैं लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और वो एसेट होता है फॉर द ओनर। ओनर के लिए वो एसेट है और बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे ट्रीट करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। प्रॉफिट इज एन एसेट, लॉस इज ए लाइबिलिटी। Profit is liability, loss is asset. Profit and loss are considered liabilities, profit and loss are considered assets. तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि that is the only correct statement? सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट लॉस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। सो प्रॉफिट इज लाइबिलिटी एंड लॉस इज एसेट फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट है वो लाइबिलिटी है और जो लॉस है वो एसेट है। लेकिन अगर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट उसके लिए एसेट है और बिजनेस की लाइबिलिटी उसके लिए लॉस, बिजनेस का लॉस उसके लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ आंसर जो ए दिया है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज बिजनेस के लिए प्रॉफिट को हम एसेट कंसिडर नहीं करते। तो आंसर शुड बी बी। तो प्रॉफिट इज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड लॉस इज एसेट फॉर द बिजनेस। हाउ इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी डिटरमिन्ड अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो इस कंसेप्ट में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है किसी भी एंटिटी की, वो कैसे डिटरमिन होती है। बाय रिकॉर्डिंग बिजनेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, बाय रिकॉर्डिंग ओनर्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, बाय रिकॉर्डिंग बोथ बिजनेस एंड ओनर्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस टुगेदर, बाय रिकॉर्डिंग ओनली बिजनेस रेवेन्यूज। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ए, बाय रिकॉर्डिंग बिजनेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस बिजनेस को रिलेट करते हैं, जो रेवेन्यू बिजनेस को रिलेट करता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। What is the purpose of business entity concept during liquidation? जब बिजनेस को लिक्विडेट किया जाता है, बंद किया जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस कंसेप्ट का पर्पस क्या होता है। टू डिटरमिन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, टू डिटरमिन बिजनेस लाइबिलिटीज, टू डिटरमिन पे आउट टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, टू डिटरमिन ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हियर विल बी कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे वो पेमेंट कैसे किया जाएगा? टू डिटरमिन पे आउट्स टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। Question 5. How are business transactions and owners transactions accounted for and reported under business entity concept? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, जो ओनर की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं और उनको कैसे रिपोर्ट करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। They are accounted for and reported together. They are accounted for separate but reported together. They are accounted for together but reported separate. They are accounted for and reported separately. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज ए करेक्ट वन? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। They are accounted for separately. They are reported separately. Which type of companies can easily maintain separation between business and its owners? या यूं कहें किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस और ओनर की जो ट्रांजैक्शन उनको सेपरेट आसानी से रखते हैं? तो लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स या नेचुरल पर्संस। तो क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे विच टाइप ऑफ एंटिटीज अगर कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। Which type of entities can easily maintain separation between business and its owners? तो कंपनीज के केस में, लिमिटेड कंपनीज के केस में इट इज इजी बिकॉज उनको लीगली भी सेपरेट ट्रीट किया जाता है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो इट इज लिमिटेड कंपनीज। क्वेश्चन 7. हाउ इज एन एंटरप्राइज व्यूड अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो एंटरप्राइज है हम उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे व्यू किया जाता है? एज एन इकोनॉमिक यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर, एज एन एक्सटेंशन ऑफ ओनर, एज ए लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स, एज ए नेचुरल पर्सन। तो हम इसको कैसे व्यू करते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। सो इट इज इकोनॉमिक यूनिट सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स। तो ओनर्स अलग हैं और वो इकोनॉमिक यूनिट के तौर के ऊपर अलग है। विच टाइप ऑफ बिजनेसेस पोज चैलेंजेस इन डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर्स? सो कौन से वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनमें बिजनेस और ओनर को डिस्टिंग्विश करना एक चैलेंज बना रहता है? लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स या नेचुरल पर्संस। तो किन केस में वो चैलेंज बना रहता है? तो किन केसेस में वो चैलेंज बना रहता है उनको डिस्टिंग्विश करना? लिमिटेड कंपनीज के केस में, पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, नेचुरल पर्सन के केस में। तो ये चैलेंज बना रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सबसे ज्यादा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, वही ओनर है और वही बिजनेस है। तो वहां इसको डिस्टिंग्विश करना रिलेटिवली ज्यादा चैलेंजिंग है। पार्टनरशिप में कम चैलेंजिंग है और लिमिटेड कंपनीज में बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। तो नेचुरल पर्सन ये तो बिजनेस नहीं है, तो इसलिए हमारा बेस्ट आंसर बनता है सी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस व्हेन इज रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्नड। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसको कब ट्रीट किया जाए कि हमने उसको अर्न कर लिया है। सो सम टाइम कैश
एज रेवेन्यू हमारे पास आ जाता है, वी रिसीव इट, लेकिन अभी ये ड्यू नहीं हुआ है। रिसीव हमें हो गया है लेकिन अभी उसका रिसीव होना बनता नहीं था। तो ये जो रियलाइजेशन का कंसेप्ट हमें बताता है कि इसको हम कब मानेंगे कि ये अर्नड है। सो इट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्नड ऑन द डेट व्हेन property in the goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay for the goods। तो ये हम कब ट्रीट करेंगे कि ये अर्न हो गया है या रियलाइज हुआ है? तो इट विल बी दैट डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स द राइट इन द गुड्स पासिस टू द बायर, और उसकी देनदारी बन जाती है टू मेक पेमेंट फॉर द गुड्स। तो इसको हम डेट को ट्रीट करते हैं टू बी रियलाइज्ड और टू बी अर्नड। अब इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है? नो फ्यूचर इनकम विल बी कंसिडर्ड। नो फॉर एग्जाम्पल हम एक आइटम ले लेते हैं जैसे रेंट। रेंट रिसीव्ड इन कैश। This rent is received in March, but this rent relates to the month of April। तो यहां पे अप्रैल क्या है? फ्यूचर की इनकम है। सो अप्रैल के रेंट को हम इनकम में नहीं ले सकते। अप्रैल के रेंट को हम लेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, बिकॉज अप्रैल फॉल करता है नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर में वो फॉल करता है। तो नो फ्यूचर इनकम विल बी कंसिडर्ड। तो दिस इज वन इम्प्लीकेशन। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल्स बट टेकन एट कॉस्ट ओनली। अगर गुड्स हमने बेची हैं, इस बेसिस के ऊपर बेची हैं कि अगर उनको अप्रूव कर देता है बायर तो तभी उनको सोल्ड माना जाएगा। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल, लेकिन वो अप्रूवल अभी तक हमें नहीं मिली है, तो हम उनको सेल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको अपने गुड्स में इंक्लूड करेंगे और उनको हम कॉस्ट बेसिस के ऊपर अकाउंट फॉर करेंगे। रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमिन दैट अर्निंग प्रोसेस शुड बी ईदर कंप्लीट और नियर कंप्लीशन। जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रूल है, यानी कोई भी रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट बना या हमारा प्रॉफिट नहीं बना, तो वो रूल क्या डिटरमिन करेगा? तो रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमिन्स दैट अर्निंग प्रोसेस शुड बी ईदर कंप्लीट और नियर कंप्लीशन। तो जो अर्निंग प्रोसेस है या तो वो कंप्लीट हो चुका हो या वो जस्ट कंप्लीट होने वाला हो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमें जो रूल है यही बताता है। और नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा dual aspect concept। So this concept explains that every transaction has a double effect। तो dual aspect concept हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। सो वो दो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? वन इज डेबिट एस्पेक्ट एंड अनदर इज क्रेडिट एस्पेक्ट। For example, if X starts a business with rupees 50,000, so business has an asset of rupees 50,000 in the form of a cash, but it is liable to pay the owner rupees 50,000 liability as capital। तो double aspect कैसे हुआ? Let us say X, Y, Z, they are partners of XYZ firm। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं 50,000 एज कैपिटल फॉर द बिजनेस। तो एंड दिस इज कंट्रीब्यूटेड एज कैश। तो बिजनेस को जो कैश मिला, सो दैट कैश इज एसेट फॉर द बिजनेस। लेकिन ये कैश कहाँ से मिला? ये कैश मिला है उसको XYZ से। तो XYZ ये उसके लेनदार बन गए। तो
इनकी जो कैपिटल XYZ की, जो उन्होंने 50,000 कंट्रीब्यूट किए एज कैपिटल, तो ये बिजनेस के लिए बन गई लायबिलिटी। तो जो कैश कंट्रीब्यूट हुआ, बिजनेस को रिसीव हुआ, वो बिजनेस का एसेट बन जाएगा। तो जिन्होंने वो कैपिटल दिया, तो उसके प्रति वो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी। तो दिस मीन हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट है और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट है। और ये बात भी हम ध्यान में रखें, जब तक दोनों एस्पेक्ट एक ट्रांजैक्शन के कंप्लीट नहीं होते, सो दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट फाइनल। अगर किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट एस्पेक्ट पूरा हो चुका है लेकिन क्रेडिट एस्पेक्ट पूरा नहीं हुआ, तो इट इज नॉट फाइनली सेटल्ड। So no credit is possible without any debit, and no debit is complete unless there is a matching credit. So इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? Every transaction has two aspect. हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है, और इसके बेसिस के ऊपर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये किस कंसेप्ट के अंतर्गत ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है? तो दिस इज अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स किसके बराबर होंगे? बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कैपिटल जो ओनर ने दिया और लायबिलिटी जो आउटसाइडर्स ने दी। तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, और एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो ये सारी की सारी इक्वेशन किसके कारण बनती हैं? डुअल एस्पेक्ट के कारण ये सारी की सारी इक्वेशंस बनती हैं। अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस, जो दो कंसेप्ट हमने किए उनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन क्या? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, व्हेन इज रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्नड? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम रेवेन्यू को कब ट्रीट करते हैं कि वो रियलाइज हो चुका है या अर्न हो चुका है? व्हेन बायर रिसीव्स द गुड्स, व्हेन बायर्स बिकम्स लीगली लायबल टू पे फॉर द गुड्स, व्हेन सेलर डिलीवर्स द गुड्स, व्हेन सेलर रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम द बायर। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक रेवेन्यू को कब ट्रीट किया जाएगा? एज रियलाइज्ड और अर्नड। तो कौन सा आंसर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बनता है? Which options appear to be most appropriate? Yes, which option is more appropriate? तो ऑप्शन बी is most appropriate. When buyer becomes legally liable to pay for the goods, जब उसकी लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वो पे करता है या नहीं पे करता, दैट इज ए डिफरेंट इशू। सो समटाइम ऑन क्रेडिट ऑल्सो द गुड्स आर परचेज्ड, लेकिन उसमें लीगल लायबिलिटी बन जानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? इनमें से किसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में नहीं लेंगे? फ्यूचर इनकम को, डेट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर को, लीगल लायबिलिटी टू पे को, या कॉस्ट ऑफ गुड्स को? तो किसको हम नहीं कंसिडर करेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? So which will not be treated as part of realization concept? Question number 2. So what shall be the answer? सो क्वेश्चन 2 का जो आंसर दिया है वो फ्यूचर इनकम है, लेकिन साथ में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है ये भी इररेलेवेंट है।
डेट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, दिस इज ओके. लीगल लायबिलिटी टू पे राइज होती है, दिस ऑल्सो इज ओके. लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स ये अननेसेसरली इसमें ऑप्शन दिया है. फ्यूचर इनकम नो डाउट द बेस्ट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आंसर बिकॉज उसको भी हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में कंसिडर नहीं करते हैं. तो आंसर हमारा आ जाएगा डी एंड ए बोथ. In realization concept, how are goods sold on approval treated? तो अगर गुड्स को ऑन अप्रूवल बेसिस सेल किया गया है तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. इंक्लूडेड इन सेल्स एट मार्केट प्राइस, इंक्लूडेड इन सेल्स एट कॉस्ट, not included in sales but taken at cost only, not included in sales and not recorded in the books. So question number 3, what shall be the answer? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? So answer here will be, it will not be included in sales. और इसको हम कॉस्ट के ऊपर ही अकाउंट फॉर करेंगे. तो आंसर सी इज द राइट आंसर. व्हाट डज डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स? जो डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है? इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली, इफेक्ट ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शंस ओनली, डबल इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, या रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो किस एस्पेक्ट को वो एक्सप्लेन करता है? बहुत आसान सा आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को अभी अंडरस्टैंड किया था. यस, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी डबल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. तो देयर इज अ क्रेडिट एस्पेक्ट ऑल्सो, देयर इज अ डेबिट एस्पेक्ट ऑल्सो. Question 5. Which equation represents dual aspect concept? तो इनमें से कौन सी इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस रेवेन्यू. तो कौन सी इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को रिफ्लेक्ट करती है? सो एसेट्स इक्वल टू, तो यहां पे बेस्ट आंसर हमारा कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी हमारा आंसर बन जाएगा सी. तो यहाँ पे जो वर्ड इक्विटी दिया है तो ये भी हमारा आंसर बन सकता है, बिकॉज इक्विटी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को. लेकिन इक्विटी में रिजर्व्स भी आ जाते हैं और कैपिटल भी आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है. तो यानी हमारा आंसर यहाँ पे जो, अगर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात करते हैं सीधा सीधा, तो वो बनता है हमारा आंसर सी. अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, व्हाट डज बिजनेस ओनर ओ द ओनर व्हेन इट स्टार्ट्स विद 50,000 कैपिटल? सो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के मुताबिक व्हाट डज बिजनेस ओ द ओनर व्हेन स्टार्ट्स विद 50,000 कैपिटल? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. 50,000 एज लायबिलिटी, 50,000 एज रेवेन्यू, 50,000 एज एक्सपेंडिचर, या 50,000 एज एसेट. तो यहाँ पे हमने आंसर देना है व्हाट डज द बिजनेस ओ. ओ होता है देना, सो ओ टू द ओनर होना चाहिए. तो इस 50,000 कैपिटल को क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, या एसेट ट्रीट करेंगे? सो व्हाट शैल बी द आंसर?
आंसर हमने देना स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो आंसर हियर विल बी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। तो बिजनेस ने जो ओनर को देना है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो बिजनेस ने जो ओनर को लौटाना है वो है लायबिलिटी। In realization concept, when is earning process considered complete or near completion? तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में जो अर्निंग प्रोसेस है उसको अब कब मानते हैं वो कंप्लीट है या वो नियरली कंप्लीट है? When buyer receives the goods, when seller delivers the goods, when seller receives payment from buyer, when buyer becomes legally liable to pay for the goods। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में। तो बताइए इस डिफरेंट फॉर्म में इसका आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, तो आंसर हियर विल बी व्हेन बायर बिकम्स लीगली लायबल। तो दिस लीगल लायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पेमेंट अगर ऑन क्रेडिट है तो पेमेंट इमीडिएटली नहीं आएगी, पेमेंट सब्सिक्वेंटली आएगी, इसीलिए लीगल लायबिलिटी इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ रूल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में जो रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसका प्राइमरी फोकस कहाँ पे है? डिटर्मिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिटर्मिनिंग डेट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, डिटर्मिनिंग अर्निंग प्रोसेस कंप्लीशन, डिटर्मिनिंग बायर्स लीगल लायबिलिटी। तो वेयर इट इज द प्राइमरी फोकस रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? So it is in determining the earning process completion। जो अर्निंग प्रोसेस है वो कब कंप्लीट होने जा रहा है उसको डिटरमिन करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है उसको देखें जरा। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस कंसेप्ट इंडिकेट्स दैट बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न होता है जो बिजनेस से चल रहा है। सो बिजनेस इज रनिंग, दैट इज नंबर 1, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो बिजनेस विल कंटिन्यू टू रन। तो वहां पे एप्लीकेबल होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो दिस कंसेप्ट इंडिकेट्स दैट बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न। दिस मीन्स business continues with its activities as usual and transactions are recorded accordingly। तो बिजनेस कंटिन्यू करेगा ऐसे ही चलता हुआ और ट्रांजैक्शंस को हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे। If an expense is incurred and its utility is consumed during the year, then it is treated as an expenditure, otherwise it will be recorded as an asset। तो क्योंकि ये गोइंग कंसर्न है, रनिंग बिजनेस है, इसके अंदर अगर किसी एक्सपेंसेस को इनकर किया जाता है और उसको उसी साल में कंज्यूम कर लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे की गई और सैलरी उसका बेनिफिट उसी साल में अवेल कर लिया गया, तो उसको एक्सपेंडिचर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, अगर वो पूरा उसी साल में एक्सपायर हो जाता तो इट मीन इट हैज़ बीन कंज्यूम्ड इन द सेम ईयर। लेकिन अगर इंश्योरेंस पार्टली उसका बेनिफिट करंट ईयर में मिलता है और पार्टली उसका बेनिफिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, तो वो पार्टली एक्सपेंडिचर होगा, पार्टली वो एसेट होगा। सो इफ एन एक्सपेंस इज इनकर्ड and its utility is consumed during the year, then it will be treated as expenditure, otherwise it is recorded as asset। और इसका एप्लीकेशन कैसे होगा?
सो इसका एप्लीकेशन होगा फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यूएशन हम करेंगे वो कॉस्ट के ऊपर करेंगे, मार्केट के प्राइस के ऊपर नहीं करेंगे। जो डेप्रिसिएशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ ऑफ एसेट, और बैलेंस ऑफ 1 ईयर इज बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस उसको क्रिएट किया जाएगा एज ए फॉर फ्यूचर लायबिलिटी। डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करेंगे इन अ नंबर ऑफ ईयर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर एज दे कैन अज्यूम लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी टू बी इन्फिनिट। तो ये सारे के सारे इस कंसेप्ट की एप्लीकेशंस हैं। वेल फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।